हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं लुसेंट बुक का डेली मॉक टेस्ट और सेट नंबर 38 है। अगर आपने इससे पहले बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। 50 MCQ के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस लुसेंट बुक से मिलेगा और 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से रहेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि कल का होमवर्क क्या रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 मार्च का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। पूरे 24 घंटे में आपको होमवर्क कंप्लीट करना होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें हिस्ट्री में क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उसके आगे जो था आपका लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड वेलिंगटन। लुसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 43-44 को देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे अच्छा टॉपिक है विश्व की जलद मरुमध्य और प्रमुख नदियाँ। प्रमुख जो नदियाँ दी गई है, वहाँ पे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो कि किस देश में यहाँ पे उद्गम होता है उसके बारे में अगर आपको याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा उसमें आपको डीपली नहीं जाना कि उसका जो मुहाना कहाँ पे, वो आपको उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा कि कहाँ से उसका उद्गम होता है, किस देश से उद्गम होता है। लुसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 91। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में विधान परिषद और विधानसभा को पढ़िएगा, पेज नंबर 174-175 में मिल जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी कि हम स्पाइनल कोड कह सकते हैं, पेज नंबर 254-255 में आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। और फरवरी की बात करें तो करंट अफेयर्स में फरवरी 2021 का लास्ट आपको पढ़ना है, लास्ट 15 डेज का, यानी कि 16 से लेकर के 28 डेज को आप कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा पिछले 6 से 8 महीने तक का। तो यही है आपका 2 मार्च का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट करते चलिए, ठीक है, ताकि आपको भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की हैबिट हो जाए। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को पढ़ करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगर आपको लगता है कि आप लुसेंट अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो यहाँ पर रोजाना प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ठीक है। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको कई बार बताया। तो नंदवंश के बाद जो था वो मौर्य वंश आया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। चोल राजाओं की राजधानी थी, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी, तंजौर, ठीक है, तंजौर। और कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इसके बारे में बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तंजावुर अथवा तंजौर तंजावुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो कि तमिलनाडु राज्य दक्षिण पूर्वी भारत के कावेरी के डेल्टा में स्थित है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य ये था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, यानी कि धन प्राप्त करना इसका मेन पर्पस था। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 5th क्वेश्चन ये है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी जो लिखी थी वो हम कह सकते हैं कि 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने लिखा था, ठीक है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जो कि ये 5वें नंबर के गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कल की वीडियो में संडे का जो मैं स्पेशल टेस्ट लिया था उसमें आपको एक छोटा सा पॉइंट्स बताया था कि जो यहाँ पे गुरु नानक की जीवनी लिखी गई थी, ये तो बात क्लियर है। और आपको पता है कि आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ जो है, आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किसने दिया था, ये मैंने कल क्वेश्चंस बताया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, जितने लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी उन सभी को पता होगा, ठीक है। आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप किस गुरु ने दिया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। गवर्नर जनरल या फिर अंतिम वायसराय कह सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहे या फिर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी, ठीक है, सी राजगोपालचारी, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अब बताइए कि सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है।
तो पहला पॉइंट कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने और तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल होने का गौरव भी प्राप्त था। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत ये बनाया गया था। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही थे। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सुबह में आपको बताया था ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। बिहार एसआई प्री और ईएसआई मेंस के लिए हमारे ऑनलाइन स्टडी टीम की तरफ से ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपको मात्र 49 रुपये में काफ़ी अच्छी मटेरियल प्रोवाइड कराई जाएगी। डेली ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा 50 MCQ के साथ, और हर संडे को 100 क्वेश्चंस के साथ फुल मॉक टेस्ट होगा, जो कि बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे होगा। और जो भी टेस्ट होता है उसका तुरंत बाद आपको रैंकिंग भी जारी किया जाता है कि आपने कितना स्कोर किया, उसकी आपकी रैंकिंग क्या रही। जितने भी बच्चे स्टूडेंट जो कि टेस्ट देते हैं उन सभी में रैंकिंग आपकी जारी की जाती है। और ये सभी के सभी गूगल फॉर्म पे आपको टेस्ट दिया जाता है, और ये डेली आपको रात में 10 बजे टेस्ट होता है 20 से 25 मिनट के लिए। ठीक है, तो उसी में आपको टेस्ट सबमिट करना होता है। बाकी चीज़ों के लिए फ्रेंड्स आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं, और पेमेंट जो भी आप करेंगे उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फिर कम कीमत में मैं आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी बच्चे जो कि ज्वाइन हो चुके हैं, अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं ऑनलाइन टेस्ट देने में तो ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी जो भी आपकी राय होगी आप इस नंबर पर बात कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। संसद 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो अपर हाउस के रूप में हम लोग राज्यसभा को जानते हैं। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के प्रतिनिधि होता है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि राज्यों के द्वारा भी और संघ शासित क्षेत्रों के द्वारा भी, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट वन, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, करों की अदायगी जो है वो एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में जोड़ा गया भाग 4 के क में। ठीक है, भाग 4 के क में ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ जो कह सकते हैं, पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया था, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। और किस समिति के सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। तो ये सभी पॉइंट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात के बारे में उपबंध किया गया। 352 जो होता है राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपात की बात की जा रही है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 352 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प जो पारित किया जाता है कहाँ पर, तो केवल और केवल राज्यसभा में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। जबकि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो किसी भी सदन से उठाया जा सकता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया कि अनुच्छेद 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव यानी कि बहुमत से पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव को 14 दिनों के अग्रिम सूचना के बिना आगे नहीं दिया जा सकता, ले जाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बताइए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार मुझे रोज़ रोज़ कहना पड़ता है, वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैं अच्छी चीज़ें ही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एग्जाम्स के ओरिएंटेड ही, तो वीडियो को लाइक बिना बोले कर दिया करो। ठीक है, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था,
तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, भगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, भगत सिंह। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1940, ऑप्शन डी को 1940 में। अगला प्रश्न कि किसने प्रकृति में वापस जाओ का आह्वान किया? प्रकृति में वापस जाओ का आह्वान किसने किया था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, रूसो ने ये आह्वान किया था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भाषा से लोकतंत्र शब्द निकाला गया? लोकतंत्र जो शब्द है वो किस भाषा से निकाला गया? तो ध्यान रखेंगे जो डेमोक्रेटी है, डेमोक्रेटिका शब्द से यानी कि यूनानी शब्द से निकाला गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिकांश जो चीज़ें ली गई है, ग्रहण की गई है, वो यहीं से 1935 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, करेक्ट आंसर क्या होगा कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 को यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? भारत में डाक टिकट किसके द्वारा शुरू किया गया था, वो गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट वन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो कि डलहौजी के बाद इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग में यहाँ पे कौन सा है? गलत तरीके से जो मैच किया गया वो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे गलत की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शतरंज रूस से नहीं, शतरंज जो है वो भारत से संबंध होगा। यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई, यानी पंजाब और मद्रास में खोली गई थी कि नहीं, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी। तो किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, केशव चंद्र सेन। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? हरिदास। ठीक है, हरिदास, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तानसेन किसके दरबार में रहते थे, ये क्वेश्चन बताना है, और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन कि तानसेन किस के दरबार में रहते थे, किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे। दो क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो कंजूसी मत किया करो यार, आप ही लोगों के लिए पूछता हूँ, और ना मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं आपको पूछता हूँ। लेकिन अगर आप लोग को बुरा लगता होगा कि क्वेश्चंस पूछते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग कमेंट कर देना कि क्वेश्चंस मत पूछिए, हम खुद क्वेश्चंस कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चंस कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है। बताइए, पूर्ण आंतरिक की जब घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है कब होता है? जब प्रकाश होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, सघन माध्यम और आपतन कोण से अधिक के साथ। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मैथन, बाल पहाड़ी और
तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए? मैथन बांध, बाल पहाड़ी या फिर तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए? तो ये झारखंड में स्थित है और ये बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन की भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का आर्थिक जो सर्वेक्षण है प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष हम कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की महाभाष्य किसकी कृति है? बताइए महाभाष्य किसकी कृति है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा महाभाष्य जो पतंजलि। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन की मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? स्थायी घुड़सवार सेना को पागा कहते थे और अस्थायी घुड़सवार सेना को कह सकते थे बरगीर कह सकते हैं या फिर सिलदार कहा जाता था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको होना चाहिए था यहाँ पे? निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो चाल्कोलिथिक एज के रूप में हम कह सकते हैं यहाँ पे ताम्र पाषाण युग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो बताइए फ्रेंड्स कि तुजु दर्रा जो है वो भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? तुजु दर्रा भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि तुजु दर्रा म्यांमार के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित इस दर्रे से होकर के म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। नेक्स्ट वन हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है? हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है? तो इन नदियों का उद्गम जो होता है वो हम कह सकते हैं कि हिमालय पार से होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया ताकि आपको और भी नॉलेज हो जाए। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उनको हम लोग मेघना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ध्यान रखिएगा, जिसकी सहायक नदी क्या है? बराक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? जो हड़प्पा कालीन स्थल था उनमें जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो गुजरात में स्थित धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट के जो संस्थापक यहाँ पे विद्यालय दिया गया ये गलत है। विद्यालय ने चोल वंश की स्थापना की थी हम कह सकते हैं, जबकि यहाँ पे राष्ट्रकूट की बात करें तो इन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करें तो दंती दुर्ग था। ठीक है, और जिनकी राजधानी मन्याखेत थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया INS उत्कर्ष कहाँ स्थित है? INS उत्कर्ष जो है वो कहाँ स्थित है? क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में INS उत्कर्ष स्थित है। रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रवीश रंजन शुक्ला। रवीश रंजन शुक्ला, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सतत विकास लक्ष्य 2019-20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। ठीक है, केरल को टिक करेंगे, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे सही आंसर होगा कोनेरू हम्पी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट वन ये कि भारत का पहला लिग्नाइट आधारित 500 मेगावाट का नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में भेल द्वारा शुरू किया गया? किस राज्य में भेल द्वारा शुरू किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि भारतीय वायुसेना ने अपने किस लड़ाकू विमान बहादुर या फिर विंग स्विंगर्स को विदाई दी है? जनवरी 2020 में इसको विदाई दी गई थी, बहादुर या फिर विंग स्विंगर्स कहते थे, और ये है MiG-27। ठीक है, MiG-27 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट वन बनता है कि हाल ही में किस देश ने सबसे भारी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च किया। लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च किया गया था जनवरी 2020 में ही और ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या है कि इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया। इसका नाम रखा गया आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, जनरल बिपिन रावत ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बीते दिनों किस महिला ने सबसे लंबे स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया। हम कह सकते हैं कि स्पेस में सबसे ज़्यादा दिन तक समय बिताने वाली वो महिला कौन बन गई है जिनका एक रिकॉर्ड बन गया, और वो कौन है। नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि आप लोगों की काफ़ी अच्छी स्कोरिंग हो गई हो। नीचे कमेंट्स करके बताएगा कि आपने कितना स्कोर किया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्यूज का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। और अगर आपको लगता है कि लूसेंट आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, रिवीजन की जरूरत है, तो आप यहाँ पे हमारे साथ रेगुलर रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से ही थे। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।